हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 विच इज़ एक्चुअली पार्ट 3 ऑफ यूनिट 6 द मिल्कमैन्स काउ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं और फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड, इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव। The milkman begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up, he pleaded. He pulled and tugged and prayed. But the cow wasn't going anywhere that day. इसका क्या मतलब हुआ? The milkman's cow was in a bad mood. जो मिल्कमैन था, तो मिल्कमैन किसे कहते हैं? दूध वाले को। The person who delivers milk for us is a milkman. द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड। तो उसका जो काउ था वो बहुत ही खराब मूड में था, बैड मूड में था। इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव। अचानक से वो रास्ते के बीचों बीच बैठ गया और जाने से मना कर दिया। इट रिफ्यूज टू मूव। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, द मिल्कमैन बेग्ड द काउ टू गेट अप। तो मिल्कमैन ने बेग किया कि काउ तुम प्लीज उठ जाओ, हमें चलना है। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग। जो बच्चे हैं दे आर वेटिंग फॉर द मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? मजबूत। तो मिल्क जब हम ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है? इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। सो प्लीज गेट अप, ही प्लीडेड। उसने प्लीड किया, उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज तुम उठ जाओ। ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। ही पुल्ड एंड टग्ड। तो टग्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? टग का मतलब टू पुल समथिंग हार्ड एंड क्विकली, ऑफ्टन सेवरल टाइम्स। मीन्स टू पुल समथिंग क्विकली एंड सेवरल टाइम्स। सो ही पुल्ड एंड टग्ड एंड ही इवन प्रेड, बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन उस दिन काउ कहीं नहीं जाना चाह रहा था। अलॉन्ग केम अ पुलिसमैन, हिज बटन्स एंड बकल्स ग्लीमिंग ब्राइट. Hump, he said, twirling his long mustache, I'll show you how to do it right. So along came a policeman. तो students, policeman कौन होते हैं? The people who take care of the law and order of the city. So along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. तो उसके जो buttons हैं और buckles हैं, it was shining brightly. So gleaming means what? चमकना, to shine. And bright का मतलब having a lot of light. So because of the sunlight, it was shining very brightly. Hump, he said, twirling his long mustache. तो twirling his long mustache, twirling का मतलब किसी चीज को गोल गोल घुमाना. So twirl means to turn round and round quickly. तो mustache का मतलब मूछ. तो अपनी मूछ को राउंड एंड राउंड घुमा करके उसने कहा, I'll show you how to do it right. मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसको सही तरीके से कैसे करते हैं. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. उसके बाद जो पुलिसमैन है और जो मिल्कमैन है उन दोनों ने मिल करके they pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. लेकिन फिर भी काउ टस से मस नहीं हुआ, वो जरा भी वहां से हिल ना पाया. Along came a grocer with bag of potatoes and peas. He said, I'll move this cow with the greatest of ease. उसके बाद क्या होता है? Along came a grocer. तो ग्रोसर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? अ पर्सन हु हैज़ अ शॉप दैट सेल्स फूड एंड अदर थिंग्स फॉर द होम. बेसिकली ही इज़ अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स. तो वहाँ पर एक ग्रोसर आता है और वो कहता है, सो ही कम्स देयर विद अ बैग ऑफ पोटैटोज एंड पीस एंड ही सेज, आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज. मैं इस काउ को बहुत ही आसानी से मूव कर दूंगा. द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. उसके बाद क्या होता है? वो तीनों, ग्रोसर, पुलिसमैन और मिल्कमैन, तीनों मिल करके दे पुल्ड, दे टग्ड एंड दे ऑल्सो प्रेड, बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन तब भी वो तीनों मिल करके काउ को वहां से मूव नहीं कर पाए. अलॉन्ग केम अ रेसलर, हिज मसल्स ग्लीमिंग इन द सन. ही सेड, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses, सो दिस शुड बी फन. तब वहां पर एक रेसलर आता है, हिज मसल्स ग्लीमिंग इन द सन. तो स्टूडेंट्स, रेसलर का मतलब होता है पहलवान. जो रेसलिंग करते हैं उनको हम कहते हैं रेसलर. तो वहाँ पर एक रेसलर आते हैं. तो अगर आप इस फोटो में देखोगे तो ये है वो रेसलर. तो वो कहते हैं, हिज मसल्स ग्लीमिंग इन द सन. उसके जो मसल्स हैं वो भी चमक रहे थे बिकॉज ऑफ द सनलाइट.
He said, I have the strength of 10 horses, so this should be fun. तो वो कहता है मेरे अंदर 10 horses का strength है, 10 horses 10 horses जितना strength है, so this should be fun and easy for me. उसने ऐसा कहा. The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. उसके बाद wrestler, grocer, policeman और जो milkman है चारों मिलकर के they pulled and tugged and prayed, but still the cow did not move. But the cow wasn't going anywhere that day. Along came the ice cream man, jingling his cart. तो students, ice cream man कौन होता है? The people or the person who sells ice cream, jingling his cart. तो jingling का क्या मतलब होता है? तो jingle का मतलब है to make or cause something, to make a pleasant, gentle sound like small bells ringing. Basically, when the small bells ring, it makes a kind of sound which is pleasant and gentle. तो उसे हम कहते हैं jingle. So along came the ice cream man, jingling his cart. Cool down, it can't be too hard. तो आइसक्रीम मैन वहाँ पर आते हैं जिंगलिंग हिज कार्ट और वो बोलते हैं कूल डाउन, इट कांट बी टू हार्ड, इतना भी मुश्किल नहीं है, इसलिए यू ऑल कूल डाउन. द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर एंड द पुलिसमैन एंड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट मिसिंग है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें समझ करके उस मिसिंग टेक्स्ट को यहाँ पर फिल करना है. तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो अगर आप देखोगे आइसक्रीम मैन से पहले कौन कौन लोग पुल कर रहे थे? द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन. ये 4 लोग मिलकर के पुल कर रहे थे और फिर आइसक्रीम मैन वहाँ पर आते हैं और फिर वो भी इनके साथ साथ पुल करने लगते हैं. तो कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन. तो ये मिलकर के 5 लोग हो गए. They pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't still going anywhere that day. तो अब क्या हुआ? 5 लोग मिलकर के पुल करने लगे, but still they were not able to move the cow. नेक्स्ट वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है और that boy is a young boy and he is a clever boy. तो वो क्या करता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे. बेसिकली दे वर पुलिंग इट. रेसलर को आप देखो, मिल्क मैन को, आइसक्रीम मैन को, पुलिस मैन, दे आर ऑल पुलिंग इट हार्ड. सो दे थिंक दैट इफ दे अप्लाई स्ट्रेंथ एंड फोर्स दे कैन डू इट ईजिली, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. यह इस छोटे बच्चे को समझ आ गई. तो वो समझ गया कि इस काम को बहुत ही आसानी से काइंडनेस के थ्रू किया जा सकता है. तो वो एक शीफ ऑफ ग्रास लेकर के आ गया. तो व्हाट इज अ शीफ ऑफ ग्रास? लेट अस सी व्हाट इज अ शीफ. अ बंच of corn or wheat tied together after being cut. A bunch of corn or wheat, basically यहाँ पर grass भी हो सकते हैं, a bunch of grass tied together after being cut. तो इस तरह से वो एक sheaf of grass ले आया और इस काऊ को वो खिलाने लगा. He held out a sheaf of tasty green grass. The cow began to chew. काऊ उस grass को chew करने लगा. He slowly led her to the side for he knew what to do. धीरे धीरे जब काऊ उसको च्यू करने लगी तो आराम से, बहुत ही प्यार से काऊ को धीरे धीरे उसने उठाया और स्लोली ही लेड हर टू द साइड फॉर ही न्यू व्हाट टू डू. और धीरे धीरे उसने रास्ते के किनारे उसे वो ले गया. द ग्रॉसर क्लैप्ड, द पुलिसमैन ट्वर्ल्ड हिज स्टिक इन जॉय. उसके बाद यह देख करके ग्रॉसर क्लैप करने लगा, पुलिसमैन ट्वर्ल्ड हिज स्टिक इन जॉय. ट्वर्ल्ड का मतलब किसी चीज को राउंड एंड राउंड घुमाना. सो ही ट्वर्ल्ड हिज स्टिक इन जॉय. अपने स्टिक को खुशी से वो राउंड एंड राउंड घुमाने लगा. द रेसलर ग्राइंड. रेसलर ने क्या किया? ही ग्राइंड. एंड व्हाट इज ग्राइंड? ग्राइंड का मतलब है टू गिव अ ब्रॉड स्माइल सो दैट यू शो योर टीथ. जब हम बहुत ब्रॉड स्माइल देते हैं, जब हमारे दांत दिखने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्राइंड करना. सो द रेसलर ग्राइंड. द आइसक्रीम मैन whooped at the cleverness of the boy. So the ice cream man whooped at the cleverness of the boy. Whooped का मतलब हुआ praise करना. So he whooped at the cleverness of the boy. The milkman happily clattered his pail. और फिर milkman ने क्या किया? He happily clattered his pail. तो clatter का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? To make or cause something hard, to make a series of short, loud, repeated sounds. Basically to make a series of short and loud repeated sounds.
जिसे हम हिंदी में कहते हैं खड़खड़ाना। और पेल का मतलब क्या होता है? पेल का मतलब होता है अ बकेट। तो उसने क्या किया, उसने अपना बकेट, ही मेड शॉर्ट एंड लाउड रिपीटेड साउंड्स यूजिंग हिज बकेट। सो द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि बीइंग काइंड एंड लविंग इज द बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ था और जो फोर्स ये लोग लगा रहे थे, वहाँ पर स्ट्रेंथ और फोर्स काम नहीं की, बट इस छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस से काम हो गया। तो कई बार सिर्फ काइंडनेस से काम हो जाता है जहाँ पर स्ट्रेंथ और फोर्स फेल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स को देखते हैं और फिर इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट इज मिल्कमैन। तो स्टूडेंट्स, मिल्कमैन का क्या मीनिंग होता है? तो मिल्कमैन इज अ पर्सन हु टेक्स मिल्क टू पीपल्स हाउसेस एवरी डे, बेसिकली अ पर्सन हु डिलीवर्स मिल्क एट आवर हाउसेस। तो इससे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क एट 7 AM एवरी डे। मिल्कमैन जो है वो रोज सुबह 7 बजे दूध लेकर के आते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज मूड। तो मूड का क्या मतलब होता है? द वे दैट यू आर फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम में आपको कैसा फील हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मूड। इससे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? राधिका इज इन अ बैड मूड। राधिका बहुत ही खराब मूड में है, राधिका का मूड खराब है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो काऊ थी, इसका क्या मूड था? तो इसका भी बैड मूड था, शी वॉज इन अ वेरी बैड मूड। नेक्स्ट वर्ड है मिडिल। तो मिडिल का क्या मतलब होता है? मध्य या बीच में। तो इससे हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? राम इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द लाइन। राम, लाइन एक लाइन है जहां पर राम एग्जैक्टली मिडिल में खड़ा है या बीच में खड़ा है। नेक्स्ट इज रेफ्यूज। सो रेफ्यूज का मतलब है टू से और शो दैट यू डू नॉट वांट टू डू, गिव और एक्सेप्ट समथिंग। तो स्टूडेंट्स, रेफ्यूज का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं या किसी चीज़ को लेने से मना कर देते हैं। तो रेफ्यूज से हम सेंटेंस बना सकते हैं ही रेफ्यूज्ड टू शेयर हिज टिफिन विथ हिज फ्रेंड्स। तो उसने अपना टिफिन शेयर करने के लिए मना कर दिया या रेफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट इज पुलिसमैन। तो पुलिसमैन का मतलब क्या होता है? अ मेल मेंबर ऑफ अ पुलिस फोर्स। द पुलिसमैन कॉट द थीफ। तो पुलिसमैन से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? द पुलिसमैन कॉट द थीफ। जो पुलिसमैन था उसने थीफ को पकड़ लिया। नेक्स्ट ग्रॉसर। तो ग्रॉसर का मीनिंग हम पहले देख चुके हैं, ही इज अ पर्सन हु हैज अ शॉप दैट सेल्स फूड एंड अदर थिंग्स फॉर द होम। बेसिकली ही इज अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स। इससे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? राम्स फादर इज अ ग्रॉसर। राम के फादर एक ग्रॉसर हैं। नेक्स्ट रेसलर। तो रेसलर का मतलब होता है पहलवान, बेसिकली अ पर्सन हु डज रेसलिंग। रेसलर से क्या सेंटेंस बनाएंगे? द रेसलर थ्रू हिज ओपोनेंट। रेसलर ने अपने ओपोनेंट को पटक दिया। नेक्स्ट आइसक्रीम। तो इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे? अ फ्रोजन स्वीट फूड दैट इज मेड फ्रॉम क्रीम। तो आइसक्रीम हम सब ने खाया है, बेसिकली हम सबको पता है। इससे हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट प्रेड। टू स्पीक टू गॉड और अ गॉड इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स और टू आस्क फॉर हेल्प। So when we pray, we generally do it to thank God for something that He has given us or to ask for any kind of help or guidance. She prayed to God for help and guidance. तो उसने भगवान को प्रे किया for help and guidance. Next is reading is fun. Why did the cow refuse to get up? काऊ ने चलने से क्यों मना कर दिया था? आंसर इज द काऊ वॉज इन अ वेरी बैड मूड। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? द काऊ refused to get up because मैं आंसर को यहां लिख दे रहा हूं, द काउ वॉज इन अ बैड मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम दोज हु ट्राइड टू मेक द काउ मूव। तो शुरू में मिल्कमैन ने ट्राई किया था और फिर धीरे धीरे और लोगों ने उसको ज्वाइन करा। तो लास्ट में 5 लोग मिलकर के काऊ को मूव करने की कोशिश किए थे, बट तब भी वो मूव नहीं कर पाए थे। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन
tried to make the cow move. Next question is, who finally made the cow get up and how? So the answer is, a young boy finally made the cow move by feeding him a sheaf of green grass. तो यहाँ पर हम लिखेंगे who finally made the cow get up and how? Answer is, a young boy finally made the cow get up by feeding him a sheaf. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, काउ जो है वो फीमेल होती है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा है अ यंग बॉय फाइनली मेड द काउ गेट अप बाय फीडिंग हिम, दिस इज रॉन्ग. यहाँ पर होना चाहिए क्या, हर, बिकॉज काउ इज़ अ फीमेल. तो बेसिकली काउ और बुल और ऑक्स ये सारे कैटल में आते हैं. तो जब वो फीमेल होते हैं, तो जो कैटल है अगर वो फीमेल होती है उसको हम कहते हैं काउ, अगर वो मेल होता है तो उसको हम कहते हैं बुल या फिर ऑक्स. तो मेल इज कॉल्ड एज अ बुल और एन ऑक्स, फीमेल इज कॉल्ड एज अ काउ. सो अ यंग बॉय फाइनली मेड द काउ गेट अप बाय फीडिंग हर अ शीप ऑफ ग्रास. तो स्टूडेंट्स जितने भी सारे जगहों पर मैंने काउ के लिए हिम यूज़ किया है उसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना. जहाँ पर मैंने काउ कहा है इट शुड बी हर, बिकॉज काउ इज़ अ फीमेल. तो द यंग बॉय फाइनली मेड द काउ गेट अप बाय फीडिंग हर अ शीप ऑफ ग्रास. हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ही डिड इट विथ एक्सट्रीम काइंडनेस, और बहुत ही स्लोली उसने उस काम को किया था, तो बहुत ही प्यार से उसने उसको किया था. नेक्स्ट इज लेट्स टॉक. एज आई वॉक टू माई स्कूल आई सॉ, टेक टर्न्स टू कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ द काउ ऑन द रोड. ईच चाइल्ड कैन से वन लाइन टिल द स्टोरी इज कंप्लीट. तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आपको अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ में करना है. तो आपको स्टार्ट करनी है ऐसे, एज आई वॉक टू माई स्कूल आई सॉ, एंड देन यू कैन टेक टर्न्स एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू द स्टोरी. और फिर यहां पर क्या करना है, हर एक चाइल्ड को यहां पर वन लाइन कहना है. तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में करो. इसको आप इस तरह शुरुआत कर सकते हो, एज आई वॉक टू माई स्कूल आई सॉ अ काउ हु वाज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड शी रिफ्यूज टू मूव. और फिर देन केम द पुलिस मैन, देन केम द आइसक्रीम मैन, और फिर उन लोगों ने क्या क्या किया. तो इस तरह से स्टोरी को आप कंप्लीट करो विथ योर फ्रेंड्स. वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग्स विथ काइंडनेस दैन विथ क्रूएल्टी और फोर्स. डू यू अग्री? आंसर इज यस. We can make people do more things easily with kindness instead of force or cruelty. What do you think? Tell the class about a time when you were kind to an animal. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्लास को कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस बताना है जो आपने किया हो. तो मेरे साथ हाल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था. तो वो क्या हुआ था पहले उसको पढ़ते हैं. Few days back I saw a puppy sitting in the middle of the road क्राइंग इन पेन. पपी का मतलब है अ स्मॉल डॉग. कुत्तों के जो बच्चे होते हैं उनको पपी कहते हैं. तो मैंने देखा कि एक छोटी सी वहाँ पर पपी थी और वो रास्ते के बीचों बीच बैठी हुई थी एंड शी वॉज क्राइंग इन पेन. ऑन लुकिंग केयरफुली आई फाउंड दैट देयर वेर अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स ऑन हर बॉडी विच वॉज ट्रबलिंग हर. तो ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला कि उसके शरीर में काफ़ी छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे जो उसको परेशान कर रहे थे. I took the puppy to my house and applied antiseptic mixed with water all over her body. तो मैंने क्या किया, उस पपी को उठा करके मैं घर पर ले आया और एंटीसेप्टिक मिक्स्ड विथ वाटर. एंटीसेप्टिक बेसिकली क्या होता है, डेटॉल. तो हम सबके घर में होता है, इट इज़ एन एंटीसेप्टिक. तो उसको मैंने पानी के साथ मिक्स किया और उसके शरीर के चारों तरफ मैंने उसको अप्लाई कर दिया. इट इमीडिएटली मेड ऑल द इंसेक्ट्स मूव अवे फ्रॉम हर बॉडी. उसने क्या किया, उससे क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, जितने भी सारे इंसेक्ट्स थे उसके बॉडी में, उसके बॉडी को छोड़ करके वो भागने लग गए. इट इमीडिएटली मेड ऑल द इंसेक्ट्स मूव अवे फ्रॉम हर बॉडी. उसके बाद लेटर आई गेव हर अ बाथ, शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एट ईज. तो उसके बाद मैंने उसको गर्म पानी से उसको नहलाया एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एट ईज. So the puppy was very much in pain, but after applying the antiseptic mixed with water and then giving her a bath,
शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड शी फेल्ट एट ईज। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस अगर आपने किया है तो प्लीज़ उसको आप अपने क्लास मेट्स के साथ शेयर करो। डू यू डू एन एक्शन ऑलवेज इन द सेम वे? क्या आप किसी एक्शन को हमेशा एक ही तरह से करते हो? आंसर इज नो। वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जैसे हाउ डू यू टॉक टू विजिटर्स, हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड, हाउ डू यू टॉक टू योर टीचर इन द क्लास। तो तीनों से हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। हाउ डू यू टॉक टू विजिटर्स? सो वी टॉक टू विजिटर्स विथ रिस्पेक्ट। विजिटर का मतलब क्या हुआ? कोई आपको विजिट किया है, आपसे मिलने आया है, तो आप कैसे उससे बात करते हो? बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई टॉक टू विजिटर्स विथ रिस्पेक्ट। हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड? तो प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ में आप कैसे बात करते हो? क्या आप बहुत फॉर्मली बात करते हो? नहीं, वहाँ पर आप थोड़ा कैजुअली इनफॉर्मली बात करते हो। आपको जो अच्छा लगता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो बोलते हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो आई टॉक टू माई फ्रेंड्स कैजुअली और इनफॉर्मली। नेक्स्ट, हाउ डू यू टॉक टू योर टीचर इन द क्लास? अपने क्लास में आप टीचर से कैसे बात करते हो? सो वी टॉक टू आवर टीचर्स पोलाइटली, रेस्पेक्टफुली एंड स्मार्टली। तो यहाँ आप लिख सकते हो आई टॉक टू माई टीचर पोलाइटली, रेस्पेक्टफुली एंड स्मार्टली। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। सर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द बॉय। तो उन वर्ड्स को सर्कल करते हैं जो बॉय को डिस्क्राइब करते हैं। सो वॉज द बॉय क्रूएल? आंसर इज नो। द बॉय वॉज वेरी क्लेवर। द बॉय वॉज बिग? नो, ही वॉज अ लिटिल बॉय। बॉय वॉज वेरी काइंड? द बॉय वॉज लिटिल। और क्या था? हैप्पी? द बॉय वॉज ऑब्वियसली हैप्पी एंड जेंटल। एंग्री? वॉज द बॉय एंग्री? आंसर इज नो। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो बॉय को डिस्क्राइब करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में जो वर्ड्स हैं उनको यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इंसेक्ट्स डैश क्रॉल ऑन द वॉल। तो कैन और कैनॉट, बताओ स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स वॉल में क्रॉल कर पाते हैं या नहीं? आंसर इज यस। क्रॉल का मतलब रेंगना, तो आंसर इज कैन। इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन द वॉल। द ग्रॉसर वॉज डैश टू मूव द काउ, एबल और अनएबल टू मूव द काउ। तो ग्रॉसर क्या काउ को मूव करने में सफल हो गया था? आंसर इज नो, ही वॉज अनएबल टू मूव द काउ। वो काउ को मूव नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, इट वॉज डैश फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप, ईजी और डिफिकल्ट। तो बॉय के लिए तो वो बहुत ईजी था, बाकी लोगों के लिए तो वो बहुत डिफिकल्ट था, वो तो मूव भी नहीं कर पाए थे। तो इट वॉज ईजी फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। और ईजी क्यों था? क्योंकि उसको तरीका पता था कि ये काम सिर्फ काइंडनेस से ही हो सकता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन डैश वॉक ऑन देयर हेड्स, कैन और कैनॉट। तो स्टूडेंट्स, क्या चिल्ड्रन, अगर हम यहाँ कैन लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा? चिल्ड्रन कैन वॉक ऑन देयर हेड्स। क्या बच्चे हेड्स अपने हेड के ऊपर चल पाते हैं? क्या आप अपने हेड के सिर के बल चल पाते हो? आंसर इज नो, हम नहीं चल पाते, तो यहाँ पर कैनॉट। नेक्स्ट, समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में डैश वेयर फोर्स विल डैश। तो समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में सक्सीड वेयर फोर्स विल फेल। तो इसी स्टोरी में हमने ये देखा, ये स्टोरी हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। उन लोगों ने काफ़ी फोर्स लगाया था, रेसलर ने, पुलिसमैन ने, आइसक्रीम मैन ने, बट वो तब भी सक्सीड नहीं हो पाए थे। लेकिन एक छोटा सा बॉय आता है और सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस से वो काम को कर लेता है। सो समटाइम्स लव एंड काइंडनेस मे सक्सीड वेयर फोर्स विल फेल। नेक्स्ट, वी शुड बी डैश टू एनिमल्स, काइंड और क्रूएल। क्या है स्टूडेंट्स आंसर? वी शुड बी kind to animals. We should always be kind to animals as well as birds, as well as to everyone. We should be kind to everyone. Next is, let's write from the story The Milkman's Cow. Find the simple past tense of the action words given below and write them in the blanks. One has been done for you. तो ये जो words हैं students, इनके simple past tense हमें लिखने हैं। एक हमारे लिए पहले से किया हुआ है। तो जो words हैं वो simple present tense में है। जो words हमें यहाँ पर लिखने हैं उनको सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो जैसे पुल का जो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? पुल्ड। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है? लीड। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? लीड। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या कहते हैं? लेड। तो दोनों के स्पेलिंग सेम होते हैं यहाँ पर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है लीड, सिंपल पास्ट टेंस होता है लेड, और दोनों के स्पेलिंग यहाँ पर सेम होते हैं। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर कहे कम, तो इसका सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा? केम, से
इसका सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा? said. नेक्स्ट begin, इसका सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा? began. Next, what is the simple past tense of know? It is knew. What is the simple past tense of learn? It will be learnt, learnt. Next, grow, it is grew. Next, pray, it is prayed. तो prayed की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, आप बताओ? P-R-A-Y-E-D. Next, what is the simple past tense of tug? So the simple past tense of tug is tugged. इसका स्पेलिंग आप मुझे कमेंट्स में बताओ स्टूडेंट्स, क्या होता है tugged का स्पेलिंग? T-U-G-G-E-D, tugged. Next, read and enjoy. Here is a limerick to make you laugh. तो यहाँ पर एक limerick है and it is to make you laugh. What is a limerick? वो देखते हैं. तो a limerick is a 5-line poem that is often humorous. Humorous का मतलब जिसको पढ़ करके हमें हंसी आए. तो limerick is basically it is a 5-line poem and it is humorous. So ये एक limerick है. अगर आप total number of lines count करोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5. It is generally a 5-line poem. तो इसको पढ़ते हैं पहले. There was an old man who said, "How shall I flee from that horrible cow? I will sit on the stile and continue to smile, which may soften the heart of the cow." तो वो कह रहा है there was an old man and he said, "How shall I flee from that horrible cow?" तो एक काऊ है जो काफ़ी गुस्से में है और वो सोच रहा है कि मैं कैसे उससे बच करके भागूं. I will sit on the stile and continue to smile. तो स्टूडेंट्स, स्टाइल का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स दैट अलाउज पीपल बट नॉट एनिमल्स टू क्लाइंब ओवर अ फेंस और वॉल. बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स एंड इट अलाउज ओनली पीपल एंड नॉट एनिमल्स टू क्लाइंब ओवर अ वॉल और अ फेंस. तो ये एक स्टाइल है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फेंस. इसको सहारे या किसी वॉल पर या किसी फेंस के ऊपर चढ़ सकता है, एनिमल्स वो नहीं कर सकते. तो वो कह रहा है मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा एंड कंटिन्यू टू स्माइल विच मे सॉफ्टन द हार्ट ऑफ द काउ. और क्या पता इससे इसका हार्ट सॉफ्टन हो जाए और इसका गुस्सा चला जाए. नेक्स्ट इज, डू यू थिंक इफ द मैन स्माइल्स एट द एंग्री काउ शी विल बी काइंड टू हिम. क्या आपको लगता है अगर वो मैन यहाँ पर स्टाइल में बैठ करके इस एंग्री काउ के तरफ स्माइल करेगा तो क्या ये काइंड हो जाएगी? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है सिर्फ स्टाइल पे यहाँ पर बैठ करके सिर्फ इसके ऊपर स्माइल करने से क्या ये काइंड हो जाएगी? इसका आंसर आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ. नेक्स्ट इज फन टाइम. कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दिस ड्राइंग्स. व्हाट वर्क डू दीज मैन और वुमेन डू. तो यहाँ पर जो ड्राइंग्स हैं उनको आपको कंप्लीट करना है एंड व्हाट वर्क डू दीज मैन एंड वुमेन डू वो आपको लिखना है. तो ये देख करके क्या लग रहा है, ये कौन है? इज ही अ पुलिसमैन? आंसर इज नो. इज ही अ रेसलर? आंसर इज नो. तो ये कौन है? ये है मिल्कमैन. सो अ मिल्कमैन, अब वो क्या काम करते हैं? तो इस ड्राइंग को पहले कंप्लीट कर लेना और फिर वो क्या करते हैं? तो अ मिल्कमैन इज अ पर्सन हु डिलीवर्स मिल्क फॉर अस. वो पर्सन होते हैं जो हमारे लिए मिल्क पहुंचाते हैं. नेक्स्ट, अ ग्रॉसर. तो ग्रॉसर क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? तो ये ग्रॉसर का फोटो आप कंप्लीट कर लेना. अ ग्रॉसर सेल्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स. इस तरह के फूड आइटम्स वो सेल करते हैं. नेक्स्ट, अ पुलिसमैन. तो पुलिसमैन क्या काम करता है? ही टेक्स केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी. अ पुलिसमैन टेक्स केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी और विलेज और टाउन. आप कुछ भी लिख सकते हो. अगर आप विलेज में रहते हो तो यहाँ पर विलेज लिख सकते हो. तो इस फोटो को भी आप कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट, एन आइसक्रीम मैन. तो वो क्या करता है? आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम. सो अ रेसलर इज एन एथलीट हु डज रेसलिंग. वो बेसिकली एक एथलीट होता है जो रेसलिंग करता है. तो यहां हम लिखेंगे अ रेसलर इज एन एथलीट हु डज रेसलिंग.
नेक्स्ट इज अ पिक्चर स्टोरी, मैच पिक्चर्स टू द टेक्स्ट एंड गिव एन एंडिंग टू द स्टोरी बाय ड्राइंग द सिक्स्थ पिक्चर, गिव इट अ टाइटल। तो सबसे पहले आपको इन पिक्चर्स को उनके टेक्स्ट से मैच करना है और फिर यहाँ पर क्या करना है, जो सिक्स्थ पिक्चर है उसको ड्रॉ करना है और फिर इस स्टोरी को एक टाइटल देना है, एक नाम देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले इन पिक्चर्स को मैच करते हैं टेक्स्ट से और फिर एक स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये डोंकी ये सारी चीज़ें बोल रहा है। जैसे फर्स्ट में देखोगे तो ये कह रहा है ही इज़ हैवी, तो आप देख सकते हो ये उसके ऊपर बैठा है और ये कह रहा है ही इज़ हैवी। नेक्स्ट ही इज़ यंग, तो अगर आप सेकंड पिक्चर में देखोगे तो एक छोटा बच्चा इसके ऊपर बैठा हुआ है और ये कह रहा है ही इज़ यंग। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर को देखोगे, आई एम सैड, तो डोंकी कह रहा है आई एम सैड। वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इसके ऊपर बैठ गए हैं, तो हो सकता है इसको चलने में परेशानी हो रही है या उतना लोड कैरी नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए यह थोड़ा दुखी है, परेशान है। फोर्थ पिक्चर को आप देखोगे तो वहाँ पर टेक्स्ट में है आई एम हैप्पी नाउ, ऐसा वो क्यों कह रहा है, तो वो दोनों अब नीचे उतर गए हैं, तो ये हैप्पी फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है। फिफ्थ वाले पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट में है दे आर स्ट्रांग, तो अब देखो उन दोनों ने ही इसको ये कैरी कर रहे हैं, तो इसलिए ये कह रहा है दे आर स्ट्रांग। तो सिक्स्थ में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप एक पिक्चर बना दो जहाँ पर वो सब घर पहुँच गए हैं और डोंकी कह रहा है वी रीच्ड होम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या स्टोरी बना सकते हो, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो। एक स्टोरी इस तरह से कुछ हो सकता है कि इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, एक सनी डे था जहाँ पर दो लोग हैं, तो देयर इज अ फादर एंड अ सन एंड दे आर ट्रैवलिंग टू अ लॉन्ग डिस्टेंट प्लेस, कहीं दूर वो जा रहे हैं और अपने डोंकी के साथ वो जा रहे हैं। तो चूंकि जहाँ पर जा रहे हैं इट इज़ वेरी फार, तो वो टर्न्स में इसके ऊपर बैठ रहे हैं, कभी उसके फादर बैठ रहे हैं, कभी सन या फिर जो छोटा बच्चा है वो उसके ऊपर बैठ रहा है। तो जब वो फादर वो काफ़ी भारी हैं वो इसके ऊपर बैठते हैं, तो डोंकी मन मन में सोचता है या बोलता है ही इज़ हैवी। जब छोटा बच्चा उसके ऊपर बैठता है इन टर्न, तो यह मन मन में बोलता है या सोचता है ही इज़ यंग। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो हो सकता है थोड़ी दूर बाद दोनों ही उसके ऊपर बैठ गए, मे बी द सन वॉज वेरी ब्राइट एंड इट वॉज वेरी हॉट, और दोनों ही अब चलना नहीं चाहते थे, तो दोनों ने सोचा क्यों ना डोंकी के ऊपर बैठ करके हम ट्रैवल करें। तो दोनों जब इसके ऊपर बैठते हैं तो इसे अच्छा फील नहीं होता, ही इज़ फीलिंग सैड। और उसके बाद क्या होता है, ही स्टॉप्स मूविंग, तो मे बी वो नीचे बैठ जाता है एंड इट डिसाइड्स नॉट टू मूव, तो फिर उन दोनों को उसके ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। तो फिर जब नीचे उतर जाते हैं तो फिर क्या होता है फोर्थ पार्ट में आई एम हैप्पी नाउ, तो उसके बाद क्या हुआ, ये कोई तरकीब सोचता है, मे बी ही एक्ट्स एज इफ ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसे अच्छा नहीं लग रहा, ही इज़ नॉट फीलिंग दैट वेल और ही इज़ इन अ बैड मूड, तो ही स्टार्ट्स एक्टिंग एज इफ ही इज़ नॉट वेल एंड ही डजंट वांट टू मूव। तो फिर क्या हुआ, मजबूरन अब इन दोनों को तो जाना है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, तो मजबूरन इन दोनों को उसको कैरी करके ले जाना पड़ता है। तो फिर वो कहता है दे आर स्ट्रांग, दोनों उसको कैरी कर लेते हैं, दे आर स्ट्रांग। फाइनली वो अपने घर पहुंच जाते हैं, तो फिर वो डोंकी क्या कहेगा, वी रीच्ड होम। तो इस तरह का आप एक स्टोरी बना सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। इसको प्लीज़ आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 12। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 6 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे यूनिट 7 में। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उसको कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।